दक्षिण भारत का आज हम इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत के विषय में देख लिया था। उसमें हमने जितने भी मगध महाजनपद में देखे थे वंशज के विषय में, चाहे हम हर्यंक वंश के बारे में हो या फिर हम शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, और हमने वर्धन वंश के विषय में देख लिया था, गुप्त वंश के विषय में देख लिया था। ये सब हमने देख लिया था, लेकिन आज हमें इस वीडियो में जानना है दक्षिण भारत के विषय में। हमें यहाँ तक पूरा समझना है और इसमें हम लोग वकाटक के विषय में समझेंगे। वकाटक कैसे आए, कहाँ से आए, उसके बारे में, वकाटक वंश के विषय में, वकाटक वंश के विषय में के बाद उसको चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। जैसे ही चालुक्य वंश हटेंगे वैसे राष्ट्रकूट वंश आके तैनात हो जाएंगे यहाँ पे। वकाटक वंश हटेंगे तो चालुक्य वंश आएंगे और चालुक्य वंश को हटने के बाद वकाटक वंश, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश आ जाएंगे। ये हमें देखना है। उसके बाद हम पल्लव वंश के विषय में देखेंगे। पल्लव वंश यहाँ पे चोल, जब चोल के विषय में, चोल के बाद चोल को हटा के पल्लव वंश आ जाएंगे। उसके बाद चोल को हटाने के बाद पल्लव आएंगे, पल्लव को हटाने के बाद चोल आएंगे, ये देखेंगे। उसके बाद पाल वंश देखेंगे, पाल को हटाने के बाद सेन वंश आएंगे यहाँ पे। ये कहाँ पे है, बंगाल में। उसके बाद हर्षवर्धन वंश को हटाने के बाद प्रतिहार वंश के विषय में हम लोग देखेंगे। प्रतिहार वंश इधर था, लेकिन जैसे ही कन्नौज का राजा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद वहां पे लोग अपना अपना वंश चलने लगते हैं। त्रिपक्षी इसी को कहा जाता है, जो कि चला जाएगा कहाँ से, प्रतिहार गुजरात साइड से, और चला जाएगा बंगाल से, और चला जाएगा यहाँ चालुक्य वंश से, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश चले जाएंगे। यहाँ पे देखें चालुक्य हट जाएगा उस समय और चालुक्य 3 भागों में बढ़ जाएगा। ये सब हमें पूरा टोटल देखना है और समझना है उसके विषय में। तो हम लोग पहले वकाटक के विषय में जानते हैं। देखिए कुषाण वंश जिस समय आया था, ये शक शासक के लोग थे, ये विदेश से आए थे और भारत पे अपना आक्रमण करने, यानी कि हम मतलब अपना हक जमाने के लिए आए थे। शक शासक आए, कुषाण वंश आए, चाहे जितने भी लोग आए थे यहाँ पे, सोचे कि हम यहाँ पे सिकंदर आए, सब लोग आने चाहे और यहाँ पे मगध पे अपना राज्य करना चाहे। लेकिन ऐसा ऐसा राजा है जिसने राज भी करने नहीं दिया, भगा भी दिया। अब देखिए यहाँ पे उसी समय जो कुषाण वंश का कनिष्क एक राजा था, कनिष्क के विषय में आप लोग जानते हो, पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। वो जैसे ही लोगों को, ये दक्षिण भारत में जैसे ही लोगों को काम देता था, उसको काम के बदले पैसा नहीं दे पाता था तो उसे जमीन देता था। तो सामंत उसे कहते हैं जो जमीन लेता है। वो क्या करते, सामंत तो धीरे धीरे बड़े हो गए और कुषाण वंश में ऐसा कोई राजा नहीं आया, इसलिए गुप्त काल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। गुप्त काल अपना शासन करने लगे। गुप्त काल तक हम लोगों ने देख लिया था। इसी कुषाण वंश से आए थे वकाटक और चले आए थे दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में भी यहाँ पे कर्नाटक और महाराष्ट्र के पास में इधर साइड में आ गए थे। कौन सा, ये चालुक्य वकाटक वंश। अब वकाटक वंश का जो संस्थापक है वो थे विंध्यराज। कौन थे, विंध्यराज। और जो शासक थे, ये संस्थापक थे और ये प्रशासक थे, जिसको शासन करना इनका काम था। तो ये थे प्रवरसेन। प्रवरसेन एक प्रतापी राजा था। जिस तरीके से हमने शुंग वंश में देखा था कि यश्वमेघ यज्ञ करने का ऐसा कोई तरीका था कि यश्वमेघ यज्ञ कराइए और जहां घोड़ा छोड़ दीजिए वो एरिया हमारा हो जाएगा, ये होता था। तो पुष्यमित्र शुंग ऐसा करता था, शुंग वंश में कहीं छोड़वा के आराम से यश्वमेघ यज्ञ का अपना करा लेता था। तो इस तरीके से ये भी कराना स्टार्ट, प्रवरसेन भी कराता था। कहीं भी इसने 4 यश्वमेघ कराए और घोड़ा छोड़ दिया कहीं भी जाए, और नहीं तो कोई ना माने तो उससे युद्ध करना। उसके बाद आया था अंतिम शासक। शासक तो बहुत सारे आए, लेकिन हम अंतिम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा राजा ही नहीं आया जो कि इसके बाद कुछ ऐसा काम करे, तो उसे वकाटक के विषय में उतना जानना नहीं है हमें। तो पृथ्वीराज द्वितीय आया और पृथ्वीराज द्वितीय ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, तो इसलिए इसका वंशज बहुत ज्यादा टूटना स्टार्ट हो गया और छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे राज्य अपना बन गया था वहां पे। अब उसी में से एक आया था चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश और चालुक्य वंश को हटाने के बाद जैसे ही राष्ट्रकूट आएगा, तो राष्ट्रकूट को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं संगम काल के विषय में, क्योंकि हमें इन 3 राज्यों को छोड़ना नहीं है। क्योंकि चोल में ही है तो पल्लव वंश, तो पल्लव वंश को हमें जानने के पहले हम चोल के बारे में पढ़ेंगे, तो समझेंगे उसके बारे में पहले। तो देखिए संगम काल पहले शताब्दी से लेके 3री शताब्दी तक पूरा चलता है, पहले शताब्दी, और इसमें 3 संगम होता है, सम्मेलन होता है। 3 संगम यानी सम्मेलन। पहला जो सम्मेलन होता है ये होता है मदुरै में। यहाँ पे राजा 89 रहते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता करने के लिए अगस्त ऋषि रहते हैं, और अगस्त ऋषि बनारस के रहते हैं।
कहाँ के? ये बनारस से आते हैं अगस्त ऋषि और अध्यक्षता करते हैं कहाँ पे? आके करते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जितने भी ये संगम हुआ था ना, सम्मेलन हुआ था, ये सारे के सारे तमिल भाषा में हुआ था। इसकी बुक्स जितनी भी मिलेगी तमिल भाषा में मिलेगी। और यहाँ पे तमिल भाषा का जो पिता कहा जाता है अगस्त ऋषि को कहा जाता है, ये आपके ध्यान में रहे। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो संगम हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था। यहाँ पे राजा था मतलब 59 और यहाँ पे इसका अध्यक्षता कर रहे थे तोलकापियर। इसका अध्यक्षता कर रहे थे तोलकापियर। तो 3 संगम, आपने 2 संगम देखा। एक तीसरे संगम मदुरै में ये भी हुआ था। सारे के सारे तमिल में हो रहे थे। ध्यान में रहे कि तमिल में, ये सारे के सारे जो हो रहे थे ना, ये तमिल में हो रहे थे और कहीं नहीं हो रहा था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? नकियर। इसमें 49 पूरे राजा थे तीसरे में। ये आपको ध्यान में रहे। ये संगम काल है और संगम काल पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक पूरा चलता है। तो यह आपको संगम काल के विषय में पता चल गया। ठीक है। अब हम चलते हैं इसी समय, जिस समय संगम काल हो रहा था उसी समय 3 प्रमुख राज्य था। अब उस 3 प्रमुख राज्य का नाम था चेर, यहाँ पर था चेर, चोल और पांड्य। 3 ऐसे राज्य थे। अब उन राज्य के बारे में हमें समझना है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे कहाँ जाएंगे हम चोल, हमें तो चालुक्य के विषय में पढ़ना है। चालुक्य से पहले हम इसलिए समझ रहे हैं चोल के विषय में क्योंकि यहीं पे आता है पल्लव वंश और पल्लव वंश की लड़ाई होती है चालुक्य वंश से। और चालुक्य वंश का राजा पुष्यमित्र, इसका नाम होता है, उसका नाम पुलकेशिन होता है। पुलकेशिन की युद्ध होती है। तो ये सारे के सारे हम लोगों को जानना है पुलकेशिन किस तरीके से मर जाता है, किस तरीके से हर्षवर्धन को हरा देता है। ये नर्मदा नदी पर ये हर्षवर्धन को किस तरीके से पूरी तरीके से हरा देता है ये भी। अब इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? चेर और पांड्य की जानकारी हमें अशोक, जो सम्राट अशोक था, मौर्य वंश का राजा, यानी मौर्य वंश यानी बिंदुसार का ये बेटा अशोक, सम्राट अशोक था। ये उस समय मौर्य वंश चल रहा था और अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। बिंदुसार का बेटा जो सम्राट अशोक था उसने अपने दूसरे शिलालेख में लिखवाया था, इन 2 राज्यों के बारे में लिखवाया था और चोल के बारे में नहीं लिखवाया था। क्योंकि चोल में ऐसे राजा लोग थे, बहुत मार काट धार करने वाले राजा थे, इसलिए उसने नहीं लिखवाया। क्योंकि अशोक जैसा कोई प्रतापी राजा था नहीं, लेकिन जैसे ही ये मार काट धार करना स्टार्ट कर दिया, इसने कलिंग पर हमला किया 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, बीसी में किया था। और जैसे ही वहां पे किया उसने बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़के और सबको मार दिया, तलवार से काट दिया। तो उसको हदस समा गया और इस चीज को उसने धीरे धीरे सोचा कि मैं अब मार काट नहीं करूंगा। तो सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख लिखा था और 14 शिलालेख में से दूसरे शिलालेख में इन 2 के बारे में बताया है और चोल के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो शांत हो गया था। वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धर्म अपनाने के बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगा था। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, इसलिए मैं आपको चेर, चोल और पांड्य के विषय में बता रही हूँ। ये किसमें? शिलालेख में मिलता है। लेकिन चेर का, सिर्फ चेर का जो है, ये चेर है, ये चेर रहा। तो चेर जो है इसकी राजधानी कराल है और इसकी जानकारी हमें ऐत्रेय और ब्राह्मण ग्रंथ, मतलब ऐत्रेय और ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ये केरल पुत्र से है। इसका नाम उस समय केरल पुत्र रखा जाता है कि केरल पुत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इसके संस्थापक थे उदयन जरेल अठान थे इसके संस्थापक। इसी का चिन्ह था धनुष और बाण, धनुष बाण जो चलाते हो ना, धनुष बाण इसका था। ठीक है। इसके 3 पीढ़ियों के बारे में, इसके 3 शासक के पीढ़ियों के बारे में एक शिलालेख है। उस शिलालेख का नाम है पुगलू शिलालेख। उस शिलालेख में इन 3 पीढ़ियों के बारे में बताता है। ठीक है। इसका जो प्रतापी शासक आया था वो आया था सेनगुट टुवन। ये महान राजा था और यहाँ पे जो था चेर में ना व्यापार बहुत ज्यादा था, व्यापारी शहर था, इसलिए चेर में बंदरगाह 2 थे और इस बंदरगाह का मुजरिस और तोड़ी इसका नाम था। 2 बंदरगाह यहाँ पे चेर में था। ठीक है। और ये जो सेनगुट टुवन था इसने एक बांध बनवाया था जो
कल नई बांध था, इसका ये निर्माण करवाया था और कन्ही की मूर्ति बनाया था। कहा जाता है कि औरतों का मूर्ति बनाया जाता है, औरतों का पूजा करने के लिए इसने इस तरीके का मंदिर बनाया था। इसका जितना भी व्यापार होता था रोमन से होता था। इसके रोमन से सारे के सारे व्यापार, तीनों राज्यों का व्यापार रोमन से होता था। तो ये था चेर। अब हम जानते हैं चोल के विषय में। ये अपना चोल है, इसलिए हम 3 राज्य नीचे के बारे में देखने के बाद और संगम काल देखने के बाद आगे ऊपर बढ़ेंगे, तब हम समझेंगे। ये चोल है और चोल में इसमें अष्टयाई में इसकी मतलब कि समझ में आता है कि यहाँ पे लिखा गया है, इसकी चर्चा उसमें अध्याय में होता है, अष्ट अध्याय में, ठीक है। इस चोल की चर्चा है। इसकी राजधानी उरई है और शासक कराल था और बंदरगाह इसका कुहार है और इसका चिन्ह बाघ है। क्यों आपको यहाँ पे बता नहीं हूँ चोल के विषय में ज्यादा, क्योंकि चोल से ही पल्लव वंश आएगा। पल्लव वंश के विषय में आपको सारा चीज बताना है, इसलिए चोल की थोड़ी सी जानकारी आपको दिया जा रहा है। और पांड का है मदुरई, इसका चिन्ह है मछली और यहाँ मोतियों का से प्रसिद्ध था। ये इंडिका, इसमें इंडिका की जानकारी, इंडिका में इसकी जानकारी मिलती है। और इंडिका के बारे में आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जब आया था भारत में, मौर्य वंश चल रहा था, उस समय सेलुकस निकेटर का राजदूत था, इसका नाम था मेगास्थनीज। ये आया था किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त की जिस समय युद्ध चल रही थी और सेलुकस निकेटर हार गया था, तो हारे हुए व्यक्ति अब क्या करे, तो वो अपने बेटी का शादी करा दिया। हेलना उसकी बेटी है, उसको कार्निया भी कहते हैं। उसको शादी करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य से और अपनी बेटी के साथ भेज दिया था एक राजदूत, उसका नाम था मेगास्थनीज। तो ये मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात होता है। उसी के उसमें आया था दरबार में और वो एक इंडिका पुस्तक लिखा था जिसमें मगध की जानकारी देता है, उसमें चोल की जानकारी उसमें से आपको मिलेगी। अब इसका जो शासक था नेडियोन था। इसने कहा जाता है कि जिस तरीके से गंगा का पूजा अभी आप लोग करते हो, हम लोग करते हैं गंगा का पूजा, इसी तरीके से समुद्र का पूजा करवाया करता था। उसके बाद नेडुजेलियन आया था, ये बहुत प्रतापी था, ये भी मार काट धार करने में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो इसका बंदरगाह सालपुर था, कोरकाय था, इसकी 2 बंदरगाह इसकी भी थे। तो यहाँ तक आप लोगों को ये वाले समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं वकाटक वंश में पृथ्वी सेन इसकी अंतिम कौन सा था? राजा था। वकाटक वंश, जहाँ पे हम छोड़े थे वकाटक वंश शुरुआत किए थे, वहां से देखते हैं। अब वकाटक वंश का जो राजा था उसका नाम था पृथ्वी सेन। अब पृथ्वी सेन आया तो जैसे ही आया तो कई टुकड़ों में इस राज्य को बांट दिया, यानी कि मतलब वंशज कई टुकड़ों में हो गए थे। ये पूरे के पूरे कई टुकड़ों में हो गया। इसमें से सबसे प्रतापी आया चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश जब आया, वकाटक को हटाने के बाद चालुक्य वंश जैसे ही आया तो चालुक्य 3 भागों में बट गए। अब चालुक्य 3 भागों में कैसे बटे? क्योंकि जैसे ही चालुक्य चलते थे, स्टार्ट एकदम पावरफुल होते थे, ठीक है, मारधार करते थे, तो कोई न कोई इससे प्रतापी राजा, कोई वंशज का आके इसे खत्म कर देता था। इसके बाद 100 साल के बाद फिर ये चालू होते थे, अब फिर इसे कोई खत्म करता था, फिर 100 साल के बाद। तो 3 बार आए थे चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का जो राजधानी था वातापी था, और दूसरे में कल्याणी था, तीसरे में वेगी था। जब 3 बार चालुक्य आएंगे तो राजधानी भी तो 3 बार आएगी, अपना अपना बनाएंगे, सब आए और बनाए। अब वातापी का जो संस्थापक था ये जयसिंह था और उसका शासक पुलकेशिन था। अब पुलकेशिन बहुत प्रतापी राजा था, अब ये राज करता था बहुत। अब इसने हर्षवर्धन भी चला था, कन्नौज का राजा हर्षवर्धन। यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी और इसी नर्मदा नदी के पास आया और इसी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे इस पुलकेशिन और इसका हर्षवर्धन का जम के युद्ध हुआ और वहां पे हर्षवर्धन को हरा दिया। ये होल शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। इसके दरबारी कवि रवि कृति थे, इसने उस होल शिलालेख में लिखवा दिया कि हर्षवर्धन को हराने वाले ये पुलकेशिन था। ये दक्षिण भारत का शासक था, ये चालुक्य वंश का राजा था, यानी शासक था। तो इस तरीके से इसने, इसका अगला जो शासक आया था कृतिवर्मन आया था, और कृतिवर्मन को मार देता है कौन? मार देता है, इसी में आता है कोई राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट का नाम रहता है दंती दुर्ग, और दंती दुर्ग बुरी तरीके से इसे मार देता है। किसको? अंतिम शासक आता है जब कृतिवर्मन। अब यहाँ पे चालुक्य वंश खत्म
और जैसे ही सामंत जीवन ये लोग जीने लगते हैं। फिर उभर के आते हैं 100 साल के बाद। अब कितने साल के बाद आते हैं? ये आएंगे 100 साल के बाद आएंगे। फिर इनका धीरे 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 ये अगला पड़ाव चलेगा। और जैसे ही अगला पड़ाव चलेगा तो यहीं पे आएगा कल्याणी। ये यहाँ का जो राजा आएगा ना, ये तौलप आएगा, तौलप राजा आएगा। दूसरे में आएगा, जब दूसरे में आएगा ना तो तौलप आएगा। तो ये आपको बताने से पहले अब हम चलते हैं इसी में राष्ट्रकूट के विषय में बताने। अब राष्ट्रकूट जो था इनकी राजधानी थी, इसने बना लिया था मनखेट। लेकिन आपको पुलकेशिन के विषय में पूरा नहीं बताया। पुलकेशिन के विषय में पहले आप पूरा समझ लो। ये चालुक्य वंश का राजा था, इसने हर्षवर्धन को हराया और ये क्या किया कि अब आराम से चल दिया कहाँ पे? चोल पे। और चोल था उस समय पल्लव वंश का राजा महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन को पूरी तरीके से हरा दिया था, यानी इसको खत्म कर दिया था। अब जैसे ही इसने इसको खत्म कर दिया, भाई इस पुलकेशिन को हटाना भी तो है, तो इसलिए तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो कीर्तिवर्मन आएगा, क्योंकि इसके पहले तो आएगा नहीं। अब जैसे ही ये खत्म होता है कौन? महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन को जैसे ही खत्म कर देता है, वैसे ही यहाँ पे इसका दूसरा राजा आ जाता है नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन आने के बाद इसको भी पीटता है। तो जैसे ही पुलकेशिन ने महेंद्र वर्मन को मार देता है, तो वहीं पे वहां पे कांची कोंड का उपाधि धारण कर लेता है पुलकेशिन, और कहता है कि हम कांची कोंड का उपाधि धारण कर लिए क्योंकि हमने महेंद्र वर्मन को, पल्लव वंश का राजा महेंद्र वर्मन को हमने हरा दिया है। ठीक है। अब कौन किया था? कांची कोंड, क्योंकि इसकी राजधानी जो थी ना, पल्लव की राजधानी कांची थी। अब एक कांची कोंड का उपाधि धारण कर लिया। वैसे ही आया कौन? आया नरसिंह वर्मन। कहाँ का? पल्लव वंश का राजा आया नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन ने मारा इस चालुक्य वंश के पुलकेशिन को, मारा और ये इसको भी खत्म कर दिया। उसने वतापी कोंड का स्थापना उसने भी अपना धारण कर लिया। ठीक है। ये मारकाट बहुत तेजी से होता जा रहा है। अब यहाँ को आपको देखना है। अब पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था कौन? सिंह विष्णु। उसका नाम था सिंह विष्णु। और शासक महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन पूरी तरीके से हार गया था, और दूसरा शासक आया था नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन भैया पुलकेशिन को हरा दिया था। वैसे ही अपराजित आता है, इसका नाम है अपराजित। एक राजा आता है उसका, पल्लव वंश का सबसे अंतिम राजा जो आता है अपराजित। तो अपराजित को हम देखने से पहले, अपराजित को इसलिए देखने से पहले क्योंकि उसको आदित्य चोल वंश का राजा, इसी में चोल वंश का राजा अपराजित को हरा देता है, पल्लव वंश का है। तो वहां जाने से पहले हम चलते हैं किसमें? चोल में। देखिए पहले हम पल्लव वंश पढ़ रहे थे ना, अभी हमने देखा था अभी वाणिज्य के विषय में, पुलकेशिन के विषय में, हमने पल्लव के विषय में देख लिया। पल्लव के राजा और इसकी राजधानी समझिए, राजधानी कांची थी। संस्थापक सिंह विष्णु था, शासक था इसका महेंद्र वर्मन। अगला शासक आया नरसिंह वर्मन, और इसके दरबार में कवि दंडी कवि था, भैया ये अपना शिलालेख लिखता था। अब यहाँ पे देखिए ये आता है अंतिम शासक अपराजित। अब कहाँ पे आता है? इसी पल्लव वंश में एक आता है अपराजित। ऐसे पल्लव वंश का राजा एक रहता है आदित्य। आदित्य ने अपराजित को अच्छी तरीके से पराजित कर देता है, और तब चलता है चोल वंश। पल्लव वंश खत्म हो गया, पल्लव वंश की कहानी यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब चलता है यहाँ पे चोल वंश आता है। अभी यहाँ पे चालुक्य पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं। चालुक्य में जैसे ही कीर्तिवर्मन को मार देता है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग किसको मारता है? इस कीर्तिवर्मन को मार देता है। लेकिन यहीं तक इसकी कहानी पूरी तरीके से समाप्त तो चालुक्य को नहीं किया है, इसलिए चालुक्य 100 साल के बाद ये फिर आते हैं और अपना फिर एक कल्याणी राजधानी बनाएंगे। ठीक है। तो अब हम किसके बारे में? कीर्तिवर्मन के बारे, इसके बारे में देखें, दंती दुर्ग के बारे में। तो राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। ये चालुक्य हट गए 100 साल के लिए, अब 100 साल के बाद आएंगे, तब हम राष्ट्रकूट के विषय में देख लेंगे। और राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था ये दंती दुर्ग था, और दूसरा शासक आया था कृष्ण, और ये एलोरा में कैलाश पर्वत मतलब कैलाश शंकर जी की मूर्तियां बनवाया था। ठीक है। उसके बाद आया था शासक
संस्थापक ध्रुव आया था। ध्रुव, इसके बारे में देखना। ये त्रिपक्षीय संघर्ष करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रतिहार था। यहाँ पे क्या था? प्रतिहार, प्रतिहार। और यहाँ पे था कन्नौज, कन्नौज। और यहाँ पे था पाल वंश, पाल वंश। ठीक है, ये पाल वंश थे। ये तीनों का तीनों मतलब कि ये राष्ट्रकूट का ध्रुव कहाँ भी कन्नौज पे अपना हक जमाने गया। प्रतिहार वंश का राजा चला गया यहाँ पे अपना हक जमाने। पाल वंश का राजा चला गया अपना हक जमाने यहाँ पे कन्नौज पे। और तीनों सोचे कि हम कन्नौज को जीत लेते हैं, लेकिन राष्ट्रकूट भी हार जाता है और पाल वंश भी हार जाता है, लेकिन प्रतिहार कन्नौज को जीत लेता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है प्रतिहार वंश। तो प्रतिहार वंश को अभी हम नहीं कूदेंगे वहां जानने के लिए, सिर्फ हम ध्रुव के बारे में देख रहे हैं। तो ध्रुव त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। उसके बाद आया था अमोघवर्ध। ये विद्वान था, इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके बाद इंद्र तृतीय आया था। ठीक है, तो अब इंद्र तृतीय के बाद आता है कृष्ण तृतीय। ये चोल के राजा किसको? परांत को क्या करता है? परास्त करता है पूरी तरीके से। किसका? ये राष्ट्रकूट का जो शासक था, राष्ट्रकूट का शासक था कृष्ण तृतीय आता है। उसका कर्क द्वितीय आता है। कर्क द्वितीय को चालुक्य वाले फिर आते हैं और कर्क द्वितीय को पूरी तरीके से परास्त कर देते हैं। अब 100 साल का समय आ गया इसी में। अब इसी में आ गया चालुक्य का दूसरा, कल्याणी इसकी राजधानी बना दी गई और इसका राजा तैलप आ जाता है और तैलप ने हरा देता है कि ये राष्ट्रकूट यहीं पे अभी मेड़रा रहे थे ना, अब इसको हरा देता है कौन? ये हरा देता है कर्क द्वितीय को हरा देता है कौन? आता है जौन तौलप। तौलप हरा देता है कर्क द्वितीय। राष्ट्रकूट भी यहीं तक अब समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रकूट समाप्त हो गया, पल्लव वंश समाप्त हो गया। दोनों वंशज आपने समाप्त कर दिया। अब हम चलते हैं, सिर्फ किसकी किसकी लड़ाई देखेंगे? चालुक्य की, और हम चोल की लड़ाई देखेंगे। अब चोल आता है और चालुक्य आते हैं। तो इस कल्याणी, इसकी राजधानी, चालुक्य की राजधानी कल्याणी बना दी जाती है और इसका मतलब कि शासक होता है तैलप। मतलब इसका क्या होता है? संस्थापक होता है। और शासक करने के लिए सोमेश्वर आता है। सोमेश्वर भी अपने जगह पे बहुत प्रतापी रहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ का राजा सोमेश्वर आता है और चोल का राजा वैसे ही इससे लड़ाई करने के लिए जाता है, उसका नाम था राज। इसको हरा देता है और ये हार जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, इसके बाद जैसे ही सोमेश्वर के बाद अब कोई ऐसा राजा नहीं, फिर कुछ दिन के बाद ये इसकी बेगी राजधानी बनती है और धीरे धीरे यहाँ पे इसकी समाप्ति हो जाती है। फिर यहाँ तक इसकी कोई मतलब नहीं बनता है। अब चोल के संस्थापक थे, जो चोल था, ये चोल, इस चोल के संस्थापक थे विजयपाल। इस चोल का जो संस्थापक था ना, इसका नाम था विजयपाल, ध्यान से लिख लेना। और इसका शासक था आदित्य। आदित्य ने किसको पराजित कर दिया था? तो इसको पल्लव वंश के इस चोल, जो चोल है, इस चोल का राजा आदित्य था और आदित्य ने इसी चोल में पल्लव वंश रहते थे, पल्लव वंश के अपराजित को पराजित कर दिया था आदित्य ने। अब कृष्ण को किसने हराया था? कृष्ण तृतीय को किसने हराया था? कृष्ण तृतीय किसका था? ये राष्ट्रकूट का था और कृष्ण तृतीय को चोल ने परास्त कर दिया था। चोल का जो इसका नाम था परांतक था, परांतक ने परास्त कर दिया था किसको? इसको राष्ट्रकूट, मतलब राष्ट्रकूट को। लेकिन इसको अब परांत को हराने वाला कौन था? परांत कहाँ का था बताइए? परांत अब यहाँ पे हरा देता है किसको? आदित्य। आदित्य हरा देता है अपराजित को, क्योंकि इसने परांत को भी हराया था। क्योंकि मैं इसलिए आपको परांत के विषय में बता रही हूँ ना, ये चोल का शासक था, परांत चोल का शासक था। लेकिन चोल का शासक हो और आपको हराना है किसको? आपने हरा दिया था कृष्ण तृतीय को, हरा दिया था, लेकिन आदित्य ने हराया था पल्लव वंश के, यहाँ पे पल्लव वंश के राजा को। कुछ समझ में आ रहा है कि ना? बहुत यहाँ पे राजा रानी दुनियादारी है, रानी और ना है, बस राजा राजा है। तो चोल के संस्थापक विजयपाल थे। कौन थे? विजयपाल थे। और शासक कौन था?
आदित्य था। आदित्य ने किसको परास्त किया था, यानी चोल यहाँ पे है, यहाँ पर विजय पाल होगा शासक संस्थापक, और यहाँ पे शासक जो आदित्य था, आदित्य किस वंश के राजा को पराजित कर दिया था, तो इसने पल्लव, इसी में पल्लव वंश है, पल्लव वंश के राजा था, उसका नाम था अपराजित, इसको पराजित कर दिया था आदित्य, ठीक है। और दूसरा परांत था, परांत ने किसको हरा दिया था, इस राष्ट्रकूट के राजा कृष्णतीति को इसने हरा दिया था। इसी चोल का राजा और राष्ट्रकूट का कोई राजा आया था, उस राजा का नाम था कृष्णतीति, उसको पूरी तरीके से परास्त कर दिया था। दूसरा शासक जो आया था परांतक प्रथम था, इसने पूरी तरीके से इसे हरा दिया था। अब इसके बाद आता है एक प्रतापी राजा। अब इस प्रतापी राजा का नाम रहता है राज। चोल का राजा आता है प्रतापी और उसका नाम रहता है राज, जो कि यही तक नहीं, ये श्रीलंका तक जाता है और यहाँ तक आक्रमण करता है, यहाँ तक हमला बोलता है, वहां के राजाओं को हरा देता है। ये इसके अंदर इतनी ताकत थी कि मतलब कि हराना इसका काम था, राजाओं को भी बंदी बना लेना, लोगों को बंदी बना, इसका काम था ऐसा है। तो श्रीलंका पर बहुत ज्यादा अपना अधिकार जमाता था और उपाधि मामुंडी का उपाधि धारण कर लिया। इसने बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना किया था। अब इसके बाद देखते हैं राजेंद्र, इसी में आता है चोल वंश का राजा राजेंद्र प्रथम, ये भी शासक आया था और ये महेंद्र पंचम को हराता है और ये बंगाल का राजा रहता है। ये जो पाल वंश का राजा है, इस पाल वंश के राजा पंचम को हरा देता है, महेंद्र पंचम को हरा देता है और ये बंगाल पर आक्रमण कर लेता है। अब इसका आक्रमण करने का मतलब क्या बनता है, इसने इसे कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ ये गया था यहाँ पे सोचा कि चलो अपने तरफ तो है ही पानी, गंगा जी है ही, लेकिन हम चलते हैं वहां से लाते हैं बांग्लादेश का पानी। ये बांग्लादेश में घुसता है, वहां से एक लोटा पानी लेने के लिए आराम से गया और उसको वहां पे हराया और कहा कि तू राज कर, अब मैं चलता हूं अपने देश को, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका राजेंद्र प्रथम शासक आता है और किसको हराता है, महेंद्र पंचम को हरा देता है, पाल वंश का राजा है। जैसे ही मैं पाल वंश अब आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं आपको सेन के, इसी पाल वंश के बाद सेन को बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको वर्धन वंश को किस तरीके से हरा के प्रतिहार वंश चलता है कन्नौज पर। तो त्रिपक्षी बताना आपको है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन त्रिपक्षी मैं आपको बताऊंगी कि त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था, इन तीन राज्य के लोग किस तरीके से एक राज्य पे कन्नौज पे हमला बोलते हैं और जीत जाता है प्रतिहार, और कन्नौज पे अपना अधिकार कर लेता है और प्रतिहार वंश कन्नौज अपनी राजधानी बना देते हैं। जिस तरीके से हर्षवर्धन खत्म होता है वैसे ही, लेकिन बंगाल के लोग नहीं पहुंच पाते हैं और यहाँ राष्ट्रकूट तो पूरी तरीके से खत्म हो गया, चोल के जो है नहीं पहुंच पाते, लेकिन राष्ट्रकूट में जो बचा हुआ है वो जाता है, ध्रुव भी अपना पीछे हाथ कर लेता है। सिर्फ मैं आपको इन दोनों के बारे में, पाल वंश के बारे में, प्रतिहार के बारे में और कन्नौज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ तक आपने देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।